जय हिंद साथियों। मैं हरि सिंह और आज आपके सामने विश्वास क्लासेज चाडोली के अंदर पार्ट 2 लेकर आया हूँ वीडियो एग्जाम के लिए। वीडियो और पीएसए एग्जाम में जो वर्ल्ड जीके पूछे जाने वाला है, उस वर्ल्ड जीके के पहला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था। उस पहले वीडियो के अंदर मैंने 20 क्वेश्चंस रखे थे। उस प्रश्नों के आंसर के साथ साथ उनकी पूरी की पूरी डिटेल रखी थी। एक तरह से कहे कि मान लीजिए कुछ एक प्रश्न है और उसके बारे में जितनी भी उसके फैक्ट्स है, चाहे 10 हो 5 हो, वो सभी फैक्ट्स मैंने आपके सामने रखे थे। अब आज अपन इसके क्रम में पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। दूसरा वीडियो है ये। पहले वीडियो के अंदर 20 प्रश्न थे, परंतु डिटेल के साथ बहुत बड़ा वीडियो बन गया था, इसलिए मैंने वापस फिर चेंज कर दिया और मैं आपके सामने सिर्फ 10-10 वीडियो लेकर आऊंगा, ताकि 10 से 15 मिनट के अंदर एक वीडियो पूरा हो जाए। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा। इसके अंदर वर्ल्ड जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है जो किसी न किसी परीक्षा के अंदर पूछे गए, यानी एक तरह से पीवाई क्यू है। कोई भी मेरे मन से मैं इसको नहीं बना रहा, अलग अलग पेपर्स और अलग अलग एग्जाम पेपर से लेकर इसको कलेक्ट कर रहा हूँ, फिर आपके सामने एक एक थ्योरी के साथ आपके सामने प्रश्न लेकर आ रहा हूँ, ताकि आपको पूरा का पूरा एक तरह से उसको समझने में आसानी रहे। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न अपने पास, डैन्यूब नदी किस महाद्वीप में बहती है? जिसमें ऑप्शन है अपने पास एशिया, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। एशिया, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर क्या है? यूरोप। यानी कह सकते हैं डैन्यूब नदी कहाँ पर बहती है? यूरोप के अंदर बहती है, और यूरोप महाद्वीप की प्रमुख नदी एक तरह से डैन्यूब नदी। ठीक है, अब अपन देखते हैं इस डैन्यूब नदी के बारे में विस्तृत एक तरह से विश्लेषण करें या वर्णन करें अपन विस्तृत रूप से, जो भी देख सकते हैं अपन वो देखते हैं, क्योंकि अकेला प्रश्न का उत्तर बताना ही मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, ना आपके लिए पर्याप्त है ना। तो मेरा उद्देश्य है कि डैन्यूब नदी, यदि इस डैन्यूब नदी के बारे में जितने भी फैक्ट्स है वो सब अपने को पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं उनके वर्णन की तरफ। तो चलता है, ये पहला प्रश्न है डैन्यूब नदी। डैन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली कौन सी है? वोल्गा नदी। ठीक है, तो दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये पहली कौन सी है? वोल्गा। यानी कि दोनों ही प्रश्न आपके एक ही प्रश्न के अंदर बन गए कि यूरोप की सबसे बड़ी नदी वोल्गा नदी है, दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? डैन्यूब नदी। इस नदी की लंबाई कितनी है? 2850 किलोमीटर है। 2850 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मान लीजिए कभी कभी कुछ नदियों के लंबाई के अनुसार क्रम पूछ लिए जाते हैं, अवरोही क्रम, आरोही क्रम। तो थोड़ा सा अपने को इनकी ऊंचाई या लंबाई किलोमीटर जो भी है वो थोड़ा दिखाई ध्यान से रखना है अपने को। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। यह नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पहाड़ से निकलती है। तो इसका उद्गम भी अपने को पता चल गया कि डैन्यूब नदी कहाँ से निकलती है? जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पहाड़ों से निकलती है। इसका अंतिम छोर यानी मुहाना है ना। ठीक है ना, अपन कह सकते हैं इसका मुहाना है, कह सकते हैं एक तरह से। या कहाँ पर मिलती है? तो वो काला सागर के अंदर मिलती है, ब्लैक सी के अंदर। ठीक है, अंतिम छोर है काला सागर, ब्लैक सी। तो डैन्यूब नदी का उद्गम भी हो गया और अंतिम छोर भी मिल गया, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। यह नदी यूरोप की सबसे अधिक देशों 10 देशों से होकर गुजरने वाली नदी है या बहने वाली नदी है। वोल्गा नदी जरूर बड़ी है, परंतु वो ज्यादा देशों से नहीं गुजरती, इसलिए डैन्यूब नदी सर्वाधिक 10 देशों से होकर गुजरने वाली सबसे लंबी नदी या बड़ी नदी है। अब कहते हैं कि बहुत बार प्रश्न पूछते हैं अपन कि किस नदी के किनारे कौन सा शहर अवस्थित है, स्थित है। तो अपन कुछ इसके देखते हैं कि यूरोपीय जो राजधानी है ना, उसके अंदर कुछ शहर है, और वो शहर है इस नदी डैन्यूब के किनारे पर स्थित है। जिसमें देखते अपन वियना जो ऑस्ट्रिया का है, बुडापेस्ट जो हंगरी का है, ब्रातिस्लावा जो स्लोवाकिया का है, और बेलग्रेड जो सर्बिया का है। ये चारों ही चारों इस नदी के किनारे पर है। क्या है? किनारे पर स्थित है, और इन नदियों से इनका पूरा की पूरा अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है। ठीक है, ऐसे अपने को याद रखना है। तो 4 देश खास है महत्वपूर्ण, वियना, बुडापेस्ट, ब्रातिस्लावा और बेलग्रेड। ये 4 देश है जो इस नदी के मुहाने पर या किनारे पर स्थित है। आगे चलते अपन। डैन्यूब नदी के मुहाने पर डैन्यूब डेल्टा है, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची स्थल में घोषित किया है ना। तो डैन्यूब डेल्टा डैन्यूब नदी पर बना हुआ, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया, उसको सम्मिलित किया गया है। आगे चलते अपन। यह नदी यूरोप की प्रमुख जल परिवहन मार्ग है। डैन्यूब नदी को यूरोप का अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कहते हैं कि जो यूरोप है, जो मान लीजिए यूरोप है, इस यूरोप के अंदर जो नदी है ये 10 देशों से गुजरती है, यानी कि एक तरह से रोड के साथ तो परिवहन है ही, जल परिवहन के रूप में भी एक तरह से जल मार्ग का कार्य करती है। एक जगह से दूसरी जगह पर जहाजों के द्वारा आना जाना भी इस नदी के द्वारा रहता है, और ये नदी वर्ष भर बहती है, ये भी अपने को याद रखना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपने को इसमें करना है। दूसरा प्रश्न अपने पास 22 नंबर प्रश्न है।
दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? दक्कन का पठार कहाँ पर स्थित है? सबको पता है अपने पास कहाँ पर है, भारत के अंदर है। अब दक्कन पठार की कुछ विशेषता है जिसके अंदर प्रश्न बनते हैं, प्रश्न अलग अलग बनते हैं, तो वो अपन कुछ विशेषता यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। दक्कन का पठार भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है, सही बात है, ये भारत है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दक्कन का पठार आता है, यानी कि दक्षिण भाग के अंदर यह है। इसका आकार लगभग त्रिकोणीय, त्रिकोणीय कैसे? ऐसे ऐसे ऐसे, त्रिकोणीय एक तरह से इस दक्कन के पठार का आकार है। सीमा, अब ये कहते हैं कि दक्कन का पठार जो है ये चारों तरफ किससे घिरा हुआ है? तो अपने को देखना, उत्तर में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, उत्तर के अंदर क्या है? सतपुड़ा, उत्तर में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। पश्चिम में अरब सागर है, ये पश्चिम हो गया, पश्चिम में क्या हो गया? अरब सागर हो गया। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पूर्व में बंगाल की खाड़ी हो गई। ठीक है, और दक्षिण में भारतीय महासागर, यानी कह सकते हैं हिंद महासागर। हिंद महासागर के अंदर जो कहते हैं भारत के आसपास जो महासागर, उसको भारतीय महासागर बोलते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो अपना दक्कन का पठार है उसके चारों तरफ क्या क्या चीजें है वो अपने को याद रखनी है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीमा करनी है अपने को। पठार का निर्माण, पठार का निर्माण कैसे हुआ? प्राचीन कठोर चट्टानों और आग्नेय रूपांतरित चट्टानों से बना है, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। औसत ऊंचाई समुद्र तल से 600 से 900 मीटर की है, कहीं पर 600 है तो कहीं पर 900 है, तो थोड़ा अपने को ध्यान रखना, 600-900 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। अब देखो पठार है, सीधी सी बात है, तो यहाँ से कुछ नदियां निकलती है, और ये नदियां भारत के भौगोलिक दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, तुंगभद्रा नदी, भीमा आदि नदियां दक्कन के पठार से निकलती है। ये प्रश्न आप याद रख लेना, बहुत सारी नदियों का उद्गम यहाँ से होता है, दक्कन के पठार से। यानी अपन कह सकते हैं कि दक्षिण की जितनी भी नदियां, वो सब अधिकतर नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? इस दक्कन के पठार से होता है। अब घाटियां, यहाँ पे जब यहाँ से निकलते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी घाटियां होती है, क्योंकि ऊपर है, इसलिए नदियां यहाँ पर गहरी घाटियां या रिफ्ट घाटियां बनाती है। जैसे ही नदियां निकलती है वो अपने आस पास से मृदा का अपरदन करते करते घाटियों का निर्माण करती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? रिफ्ट घाटियां। तो एक प्रश्न ये भी बनता है कि रिफ्ट घाटियां कहाँ पर है? तो दक्कन के पठार में। दक्कन के पठार के द्वारा नदियां जो निकलती है वो रिफ्ट घाटियों का निर्माण करती है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं प्रमुख राज्य। अब इसके आसपास जो राज्य कौन कौन से हैं, तो देखिए महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से इस पठार में आते हैं। यानी अपन क्या, सिर्फ केरल को छोड़ना है अपने को, उसके अलावा पूरा का पूरा ऊपर एक तरह से ये जो दक्षिण के जितने भी राज्य हैं उन सब राज्य के अंदर अपन कह सकते हैं कि दक्कन का पठार आता है। अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो दक्कन के पठार का विशेष रूप से डेक्कन ट्रैप नामक ज्वालामुखीय लावा प्रवाह से बना है। ठीक है, तो ये दक्कन का पठार एक लावा से बना हुआ है, लावा प्रवाह है उससे बना हुआ है। विश्व प्रसिद्ध स्थल है यहाँ पर, विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, गोलकुंडा, हम्पी आदि दक्कन पठार में स्थित है। तो ये भी इंपोर्टेंट कर देना आप कि भाई कौन कौन सी इंपोर्टेंट चीजें यहाँ पर दर्शनीय स्थल है, प्रसिद्ध स्थल है। अजंता, एलोरा की गुफा, गोलकुंडा है, हम्पी है और आदि दक्कन पठार क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न हो गया, यानी कि 22 नंबर का प्रश्न हो गया। अब अपने पास है, यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि पूरे के पूरे 200 प्लस प्रश्न आपको मिलेंगे वर्ल्ड के। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस 200 में से 7-8 प्रश्न जो आपके वीडियो के अंदर बनने वाले हैं वो प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि प्रश्न तो एक है परंतु उसकी डिटेल 10 के आसपास, यानी कि एक प्रश्न के अंदर 10 प्रश्न समाहित है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, प्रश्न कहीं ना कहीं आए हुए हैं तो वो आपको मिल रहे हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपके सामने ये वीडियो आते रहेंगे, नहीं तो वापस आना बंद हो जाएंगे, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए चलते प्रश्न की ओर। यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो अपने को पता है रूस। और ध्यान देना, रूस जो देश है ना वो यूरोप के अंदर भी, एशिया के अंदर भी है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं दो महाद्वीप के अंदर फैला हुआ, कितने में? दो महाद्वीप के अंदर फैला हुआ ये देश है रूस। और यूरोप का ही नहीं, ये पूरे वर्ल्ड का, ये पूरे संसार का सबसे बड़ा देश है, पूरे संसार का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, देश है, ये ध्यान रखना अपने को। तो चलिए चलते हैं कुछ इसके डिटेल की ओर। ठीक है, ये आ गया अपने पास सबसे बड़ा देश। यूरोप के साथ साथ रूस दुनिया का भी सबसे बड़ा देश है, मैंने बता दिया आपको। इसका क्षेत्रफल लगभग 1 करोड़ 70 लाख, 1 करोड़ 70 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी 17.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यानी कह सकते हैं रूस यानी 17.1, रूस यानी 17.1, रूस यानी 17.1 हो गया। ठीक है, ऐसे याद रखना अपने को। फिर देखते हैं महाद्वीपों में विस्तार। ये देखिए मैंने बता दिया आपको, रूस दो महाद्वीपों एशिया और यूरोप में फैला हुआ है। राजधानी क्या है? रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। और दुनिया या कह सकते हैं रूस का सबसे बड़ा शहर भी इसको मानते हैं, किसको?
मॉस्को को मानते हैं। मॉस्को रूस की राजधानी है, मॉस्को ही रूस का सबसे बड़ा शहर है। समुद्र और महासागर, ठीक है, तो ये जो देश है ये आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर से घिरा हुआ, आर्कटिक और प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है ये, तो ये अपने को याद रखना। समुद्र और महासागर क्या है? आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। प्रमुख नदियां कौन सी है? वोल्गा नदी जो यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है। लीना, ओब और यन, ये कुछ नदियां और है जो यहाँ पर इससे निकलती है, इस देश से निकलती है, रूस से। तो वोल्गा नदी यहाँ की प्रमुख नदी है जो यूरोप की सबसे लंबी नदी के नाम से जाने जाते हैं। हाँ, ये आ गया पर्वत, यूराल पर्वत। यूराल पर्वत का प्रश्न क्या पूछा जाता है कि यूराल पर्वत है कहाँ पर? यूरोप में। यूराल पर्वत किसको अलग करता है? तो यूरोप व एशिया को अलग करता है, यूरोप व एशिया को अलग करता है। फिर थोड़ा और देखें कि यूराल पर्वत का सर्वाधिक भाग किसमें? तो रूस में। ठीक है ना, ऐसा कह सकते हैं। देखो, यूराल पर्वत रूस को यूरोप और एशिया में विभाजित करता है, रूस को यूरोप और एशिया के अंदर विभाजित तो करता है। तो ये अपने को याद रखना है, यूरोप और एशिया और रूस के बीच में आ जाता है यहाँ पर। आधा यूरोप इधर, आधा रूस इधर, आधा रूस इधर। अंतरिक्ष उपलब्धि भी है रूस की, पता है अपने को। दुनिया का सबसे पहला उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट 1957 में, और पहला मानव यूरी गागरिन 1961 रूस ने अंतरिक्ष में भेजा। ठीक है, तो ये अपने को थोड़ा याद रखना, मैंने अंदर डाल दिया कि भाई रूस से प्रश्न ये बनता है, किसी न किसी परीक्षा में आएगा, तो अपने को ध्यान रखना है। प्रमुख झीलें कौन सी है? तो बैकाल झील। कौन सी है? बैकाल झील, लेक बैकाल। दुनिया की सबसे गहरी झील है, दुनिया की सबसे बड़ी गहरी झील है। आगे प्रश्न इसका आएगा तो अपने उसमें इसका वर्णन या विशेषता इसकी देख लेंगे। हाँ, मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी किस देश में है? मिसिसिपी नदी किस देश में है? तो अपने को पता है, मिसिसिपी अमेरिका के अंदर, मिसिसिपी अमेरिका के अंदर है। ये मिसिसिपी नदी अपने को ध्यान रखना मैक्सिको के पास खाड़ी है उसमें गिरती है, और वहां बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, तो इसको बोलते हैं मैक्सिको मिसिसिपी डेल्टा। मैक्सिको मिसिसिपी डेल्टा, इसका थोड़ा याद रखना कि ऐसा डेल्टा का निर्माण कौन करता है? मिसिसिपी नदी के द्वारा होता है कहाँ पर? अमेरिका में। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं कुछ। मिसिसिपी नदी लगभग 3767 किलोमीटर 2340 मील लंबी है। थोड़ा सा अपने को थोड़ा देखना है, ज्यादा याद करने की जरूरत इसको नहीं है। यह नदी यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है। स्रोत क्या है? और स्रोत पूछे जाते हैं बहुत बार, स्रोत क्या है? तो ध्यान रखना, यह नदी लेक इटास्का है, एक मिनेसोटा से निकलती है। ठीक है, लेक इटास्का मिनेसोटा से यह निकलती है नदी, ये अपने को ध्यान रखना है। मुहाना क्या है? यह नदी मैक्सिको की खाड़ी में, गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है। तो ध्यान रखना, ये मिलना का है यहाँ पर इस नदी का, तो मैक्सिको की खाड़ी के अंदर ये मिलती है। महत्व क्या है? मिसिसिपी नदी को अमेरिका की जीवन रेखा कहा जाता है, लाइफ लाइन ऑफ अमेरिका कहा जाता है। मिसिसिपी नदी अमेरिका की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है। और मिसिसिपी की कुछ सहायक नदी है जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? मिसोरी नदी। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? मिसोरी। और इसी में मिसिसिपी मिसोरी नदी प्रणाली जो है, ये उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी नदी प्रणाली है। सबसे लंबी नदी प्रणाली यानी कि बहुत बड़ा क्षेत्र उसका बेसिन है। इन दोनों का बेसिन मिलकर बहुत बड़ा बेसिन हो जाता है, जो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा बेसिन कहलाता है। उसके अलावा मिसोरी के अलावा ओहियो नदी, आकांसस नदी और रेड नदी, ये भी इसकी सहायक नदी के अंदर गिनी जाती है। तो मिसिसिपी थोड़ी इंपॉर्टेंट अपने पास है। इसकी घाटी को मिसिसिपी वैली कहा जाता है। मिसिसिपी वैली एक दर्शनीय स्थल, एक पर्यटन स्थल है, ध्यान रखना। और मिसिसिपी वैली मिसिसिपी नदी के कारण ही बनी है। यह नदी अमेरिका के कई राज्यों से होकर बहती है, जिसमें मिनेसोटा, आयोवा, विस्कॉसिन, ये देख लीजिए आप। मिसिसिपी, आकांसस, लुसियान, केंटकी, टेनेसी, ये सब राज्य इसमें आते हैं। फिर अपन देखते हैं और मिसिसिपी के बारे में कि प्राचीन काल से यह नदी परिवहन और व्यापार का मुख्य मार्ग रही है। जल परिवहन, अमेरिका में यह नदी सबसे व्यस्त अंतर्देशीय जल मार्ग है। अंतर्देशीय जल मार्ग का मतलब है कि देश के अंदर ही अंदर जल मार्ग के द्वारा यहाँ पर परिवहन होता रहता है, जो बहुत ही सबसे बड़ा व्यस्त एक तरह से अंतर्देशीय जल मार्ग है, सर्वाधिक व्यस्त यहाँ पे रहता है। ठीक है, विशेषता और है इसकी कि भाई अमेरिका का प्रसिद्ध शहर न्यू ऑर्लियंस इसी नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट आपको कर देना कि न्यू ऑर्लियंस किस नदी के किनारे पर? मिसिसिपी, मिसी बोल सकते हो, मिसिसिपी बोल सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन। कोलोराडो का पठार कहाँ स्थित है? कोलोराडो का पठार कहाँ पर स्थित है? तो कोलोराडो भी कहाँ पर है? अमेरिका के अंदर है। कहाँ पर है? अमेरिका, कनाडा, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना। तो इसमें कौन सा है आंसर अपने पास? अमेरिका के अंदर कोलोराडो का पठार स्थित है। चलिए चलते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल। तो कोलोराडो का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के पश्चिम भाग के अंदर आता है।
कि ये यूएसए यहाँ पर ये पश्चिम भाग के अंदर ये आता है। राज्य यह पठार मुख्य रूप से एरिजोना, कोलोराडो कोलोराडो न्यू मैक्सिको और यूटा राज्यों में फैला हुआ है, यानी 4 राज्यों के अंदर यह पठार कोलोराडो पठार फैला हुआ है। औसत ऊंचाई वैसे कभी पूछी नहीं है, फिर भी थोड़ा याद रखना, 1500 से 3000 मीटर की औसत ऊंचाई है। नदी इसके बीच से बहने वाली प्रमुख नदी कालोराडो नदी है, कालोराडो नदी है। तो कालोराडो पठार भी बोले, कालोराडो नदी भी बोले, दोनों ही कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका के अंदर। ग्रैंड कैनियन, हाँ ये थोड़ा अच्छा है प्रश्न कि ग्रैंड कैनियन क्या है, एक खाड़ी है, ध्यान रखना। और इसी पठार के बीच में जब कोलोराडो नदी गुजरती है तो वहां पर अपने साथ जो जमीन है उसको लेके जाती है, उस धरती को, धूल को लेके जाती है, और उसके द्वारा अपने खाड़ी बनी है जिसको बोलते हैं ग्रैंड कैनियन, जो कहाँ पर एरिजोना देश के अंदर, एरिजोना राज्य के अंदर है। भूगोल क्या है, यह पठार चट्टानी संरचनाओं, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और ज्वालामुखी चट्टानों से बना हुआ है। तो ये भी थोड़ा देख सकते हैं, इसीलिए चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, इसीलिए ऐसी मिट्टी जाती रहती है और एक तरह से खाड़ी बनी है ग्रैंड कैनियन। विशेषता, इसे रेड कॉक कंट्री, विशेषता इसे रेड रॉक कंट्री, रेड रॉक कंट्री भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की चट्टानें लाल रंग की दिखाई देती है, यहाँ की चट्टानें लाल रंग की दिखाई देती है, तो रेड रॉक कंट्री कहते हैं। आगे चलते हैं 26 नंबर पर, बैकाल झील किस देश में स्थित है, बैकाल झील किस देश में स्थित है? तो चीन, रूस, मंगोलिया, जापान, चीन, रूस, मंगोलिया और जापान। तो राइट आंसर क्या अपने पास, रूस, रूस के अंदर है। जिसका आंसर अपन देखिए, स्थान का है बैकाल झील, साइबेरिया एक जगह है रूस के अंदर, वहां पर बैकाल झील स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी गहरी झील है, गहरी झील है, इसकी अधिकतम गहराई लगभग 1642 मीटर है, 1642 मीटर है, जो दुनिया की सबसे गहरी झील बनाती है, दुनिया की सबसे गहरी झील इसे बनाती है, 1642 मीटर याद रखना इसकी गहराई है। जब गहरी है तो गहराई थोड़ा भी याद रख सकते हैं। लंबाई 636 किलोमीटर, थोड़ा ध्यान रखना है, लंबाई 636। जल ग्रहण बैकाल विश्व में है ना, हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बैकाल जो झील है ना, विश्व की कुल ताजे पानी की झीलों के लगभग 20% का जल भंडार रखती है, यानी इतनी बड़ी, इतनी गहरी है कि पूरे विश्व का 20% जल अपने पास रखती है। कौन सी झील है ये, तो बैकाल झील है, बैकाल झील है। उत्पत्ति क्या है, ये एक रिफ्ट घाटी झील है, रिफ्ट घाटी झील, यानी कि एक तरह से नदी के द्वारा घाटी बननी और घाटी के बीच में फिर ये झील का निर्माण हो गया, तो रिफ्ट घाटी झील इसको कहते हैं, बैकाल झील को। दुनिया की सबसे पुरानी झील भी माना गया है इसे, ये भी प्रश्न याद रखना, दुनिया की सबसे पुरानी झील किसे कहते हैं? बैकाल झील को आयु लगभग 2.5 से 3 करोड़ वर्ष पुराना, या वर्ष है इसकी 2.5 से 3 करोड़ वर्ष पुराना। बैकाल झील अपना पानी अंगारा नदी के अंदर छोड़ती है ना, ध्यान, अंगारा नदी है यूएसए के अंदर, और उस अंगारा नदी, ये रूस के अंदर है ना, अंगारा नदी के अंदर ये पानी देता है, कौन देता है? बैकाल झील, बैकाल झील देती है, बैकाल झील देती है। यूनेस्को विरासत स्थल बैकाल झील को 1996 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी घोषित किया है। स्थानीय भाषा में इसे साइबेरिया का नीला मोती कहा जाता है, साइबेरिया का नीला मोती कहा जाता है, पल ऑफ साइबेरिया, पल ऑफ साइबेरिया, या कह सकते हैं अपन नीला मोती, पल ऑफ साइबेरिया भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है अपने, तो बैकाल झील को, बैकाल झील को कहा जाता है। तो ये कुछ 9 के आसपास इसके पॉइंट थे जो अपने को याद रखने हैं, यानी अपन कह सकते हैं बैकाल झील कहाँ पर है, रूस के अंदर है। फिर अपन देखते हैं दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ध्यान रखना अपने को, कौन सी झील है? कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, कैस्पियन सागर। सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय कहते हैं इसको, सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय, यानी कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी झील भी है और अंतःस्थलीय जल निकाय भी है। यह यूरोप और एशिया महाद्वीप के बीच है, ध्यान ना, यूरोप और एशिया महाद्वीप को जोड़ने का कार्य करती है, तो अपन कह सकते हैं कैस्पियन सागर, या अपन कह सकते हैं कि कैस्पियन सागर इन दोनों के मध्य में स्थित है। ठीक है, आगे देखते अपन देश कौन कौन से, इसमें देखो रूस है, रूस के अलावा फिर कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान और अजरबैजान है ना, अजरबैजान है। तो ये रूस और कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब किसमें है? इस कैस्पियन सागर के अंदर आते हैं। लगभग इसका क्षेत्रफल 3,71,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। जल स्रोत, इसमें सबसे बड़ी नदी वोल्गा नदी गुजरती है या नदी गिरती है, ये आ गया। तो कह सकते हैं कैस्पियन सागर के अंदर वोल्गा नदी का अंतिम स्थल है, अंतिम छोर है, अंतिम छोर बोल सकते हैं, वोल्गा नदी का अंतिम छोर कहाँ पर है? तो कैस्पियन सागर।
ये कैस्पियन सागर क्षेत्र दुनिया का एक बड़ा तेल व प्राकृतिक गैस भंडार है, यानी कह सकते हैं यहाँ पर तेल व प्राकृतिक गैस भंडार सर्वाधिक उपलब्ध है। विश्व जैव विविधता, यह विश्व की सबसे प्रसिद्ध मछली स्टर्जन है। मछली है एक स्टर्जन नाम की, जिससे कैवियर बनाया जाता है, जिससे कैवियर नामक पदार्थ बनाया जाता है। ठीक है, नामक पदार्थ बनाया जाता है कैवियर। विशेषता, यह सागर जैसा दिखने के बावजूद समुद्र से जुड़ा नहीं है, इसलिए इसे झील माना गया है। यह खारे पानी की झील है, यह खारे पानी की झील है। यानी कैस्पियन सागर माना गया है, एक सागर जैसा दिखता है परंतु वो थोड़ा खारा है, इसलिए इसको खारे पानी की झील कहते हैं। और समुद्र से नहीं जुड़ा इसलिए इसको झील माना गया है। ठीक है ना, ऐसा अपन प्रश्न कुछ कभी आ सकता है पॉइंट्स में, तो वो अपन कर सकते हैं। 28 है मृत सागर। मृत सागर डेड सी किसके लिए प्रसिद्ध है? मृत सागर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना, मृत सागर अपनी लवणता के लिए प्रसिद्ध। लवणता यानी खारापन, क्या है? खारापन के लिए प्रसिद्ध है। खारापन भी कैसा? ये समुद्र से भी खारा है, एक ध्यान रखना। तो मृत सागर लवणता है। मृत सागर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर जीव जंतु नहीं रह सकते, क्योंकि पानी खारा है और तो वहां पर कोई रहने वाला नहीं है, तो ये जीव जंतु नहीं रहने के कारण पूरा वीरान है, इसलिए इसको मृत सागर, डेड सी इसको बोलते हैं। इसके बाद देखते हैं क्या क्या सही है। तो चले चलते, स्थान क्या है? मृत सागर जॉर्डन व इजराइल वेस्ट बैंक सहित के बीच है ना। जॉर्डन व इजराइल के बीच स्थित है मृत सागर। यह पृथ्वी की सतह पर सबसे निचला बिंदु है। निचला बिंदु यानी कि 430 मीटर समुद्र तल से नीचे, 430 मीटर समुद्र तल से नीचे पृथ्वी का सबसे निचला बिंदु है। लवणता क्यों प्रसिद्ध है? तो ये आ गया। इसका पानी अत्यधिक खारा क्यों? क्योंकि समुद्र लगभग 8 से 9 गुना अधिक खारा है सामान्य समुद्र से। सोच लीजिए कि एक समुद्र खारा हो तो इससे भी 8 गुना या 9 गुना है, तो कितना खारा होगा। इसलिए इसको लवणता के लिए इसको प्रसिद्ध माना गया इस झील को। यहाँ पानी में लवण की अधिकता के कारण कोई भी व्यक्ति आसानी से तैर सकता है, डूबता नहीं है। ये भी इसकी विशेषता है कि इतना लवण है कि अपने आप आदमी को ऊपर फेंकता रहता, पानी डूबोता नहीं है। मुख्य नदी कौन सी है? तो कहते हैं कि मृत सागर के अंदर जॉर्डन नदी आकर गिरती है। मृत सागर में जॉर्डन नदी आकर गिरती है। लंबाई कितनी है इसकी? 50 किलोमीटर, और चौड़ाई कितनी है? 15 किलोमीटर। ठीक है, 15 किलोमीटर और चौड़ाई चौड़ाई 15 किलोमीटर, लंबाई 50 किलोमीटर इसकी है। नामकरण, कहते हैं कि इसमें जीव जंतु नहीं पनप पाते, इसलिए इसको मृत सागर का नाम दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अराल सागर किस महाद्वीप में स्थित है? अराल सागर किस महाद्वीप में? अराल सागर है एशिया महाद्वीप के अंदर। अराल सागर एशिया महाद्वीप में एक तरह से सागर है, जो अपने को ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं, अराल सागर है क्या वो देखते हैं अपन। तो इसमें देखते हैं स्थान, यह मध्य एशिया में कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच स्थित है। अब सूख कर सिकुड़ गया, ध्यान रखना, सब सूख कर क्या हुआ है? सिकुड़ गया है। सूखने का कारण भी चलो पता कर लेते हैं कि इसमें गिरने वाली नदियां थी, अमू दरिया व सीर दरिया का पानी सिंचाई परियोजना के लिए मोड़ दिया गया। जैसे पानी आ रहा था तब तो वो मृत सागर जिंदा था, जैसे पानी को मोड़ दिया गया तो वो बंद हो गया। यानी ये कह सकते हैं कि ये झील थी वो सिकुड़ गई। मृत सागर झील क्या है? सिकुड़ गई, वो छोटी हो गई आकार के अंदर। पर्यावरणीय संकट भी बोलते हैं, इसे दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरणीय आपदाओं में गिना जाता है। क्यों? क्योंकि पानी को अपन ने अलग परियोजना के लिए दिया है, तो ये सूख गया, यानी कि नुकसान होगा अपने लिए। कजाकिस्तान में कोक अरल डैम बनाकर उत्तरी अराल सागर को बचाने की कोशिश की गई है। कोक अराल डैम बनाकर, कहाँ पर? कजाकिस्तान में कोक अराल डैम बनाकर उत्तरी अराल को बचाने की कोशिश की गई है। फिर अपने पास आता है सुपीरियर झील। सुपीरियर झील 30 नंबर प्रश्न है। देखिए 30 नंबर प्रश्नों के अंदर भी इतना टाइम हो गया अपने पास, इसलिए मैंने 20 प्रश्नों की जगह सिर्फ 10-10 प्रश्न ही रखे। तो सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है? सुपीरियर झील कहाँ पर होता है? तो उत्तरी अमेरिका के अंदर ये सुपीरियर झील है। चलिए चलते हैं इसके डिस्क्रिप्शन की ओर कि क्या क्या है। यह स्थान उत्तरी अमेरिका में कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित है। कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित है। ग्रेट लेक्स का हिस्सा। सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका की 5 महान झीलों की सबसे बड़ी है। सुपीरियर झील ग्रेट लेक्स का हिस्सा है। उत्तरी अमेरिका की 5 महान झीलों में सबसे बड़ी कौन सी है? सुपीरियर झील। दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है, ये भी याद रखना। दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। क्षेत्रफल के आधार पर यह पृथ्वी की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसमें इतना पानी है कि ये पूरे पृथ्वी के मीठे पानी का लगभग 10% अकेले इसमें समाहित है, इसमें है। 10% पानी रखता है पूरे विश्व का मीठे पानी का सुपीरियर झील। देश व राज्य, यह झील अमेरिका के मिनेसोटा, विस्कॉन्सिन, मिशिगन राज्यों और
कनाडा के ओंटारियो प्रांत से घिरी हुई है। ठीक है, जल निकास क्या है, इसका पानी सेंट मेरी नदी के जरिए ह्यूरॉन झील में जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट कर लेना, ह्यूरॉन झील के अंदर जाता है। ठीक है, तो ये था अपने पास कुछ प्रश्न जो इंपॉर्टेंट थे, और सिर्फ 10 प्रश्न रखे थे मैंने, और कम समय के अंदर आपके वो 10 प्रश्न और उसका वर्णन पूरा पूरा आपके सामने रख दिया। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करें, कमेंट भी करें कि और क्या मैं इसमें सुधार कर सकता हूँ। आप इसको 2 गुना के अंदर देखें ताकि जल्दी स्पीड के अंदर पूरा हो जाए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी आपको मिलती रहे। जय हिंद।